हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, घर पे रहना और सुरक्षित रहना। बाहर अभी कुछ छूट मिलेगी तो निकल जाना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है बस। चलो रिमेनिंग वाला पोर्शन करते हैं कंप्लीट। अपने जो डिजीज़ स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए है। आज अपन दो टाइप के डिजीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, एक तो प्रोटोजोवन डिजीज़ और एक फंगल डिजीज़। तो पहले बात करते हैं प्रोटोजोवन डिजीज़ यानी, तो पहले बात कर लेते हैं ये प्रोटोजोआ ये क्या है। देखो, प्रोटोजोआ होता है वो यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। प्रोटोजोआ की बात करता हूँ तो इसका जो फर्स्ट टर्म आता है प्रोटो, इसका मीन्स होता है प्रीमिटिव यानी पुराना, आदिम। और जोआ का मीन्स आपको पता ही है एनिमल होता है, ठीक है, बहुत पुराने एनिमल्स जिसको अपन बोल सकते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं। तो इनके अंदर भी अपन बात करते हैं बीमारी की कि ये कौन कौन सी बीमारी हमारे या ह्यूमन बींग के अंदर ये फैलाते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन लोग मलेरिया डिजीज़ की। मलेरिया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मलेरिया से ही है प्रोटोजोआ डिजीज़ के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर हर एक पॉइंट के अंदर क्वेश्चन बनता है अपना। पहला पॉइंट, विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो गया अपना कि विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है? 25 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? मलेरिया के वेक्टर की खोज, वेक्टर मतलब वाहक जो इस रोग को फैलाता है। तो मलेरिया के वेक्टर की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रोज ने मलेरिया के वेक्टर की खोज की थी। अब मलेरिया का वेक्टर यानी वाहक होता कौन है? तो आपको पता होगा, मादा एनाफ्लिस मच्छर इसका वाहक होता है, वेक्टर होता है। क्लियर है। देन अपन बात करते हैं रोग कारक की। इस मलेरिया को जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन होता है? तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, याद रखना इसको, प्लाज्मोडियम। अब मैं थोड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्लाज्मोडियम वैसे तो 5 टाइप के होता है लेकिन कॉमनली अपन लोग 4 टाइप के ही पढ़ते हैं, ध्यान से सुना इस चीज़ को। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, एक होता है प्लाज्मोडियम ओव्यूल और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा घातक कौन सा है, या ऐसा बोले सबसे ज़्यादा कौन से प्लाज्मोडियम के कारण डेथ होती है, या मोस्ट मैलिग्नेंट कौन सा है। तो ये आपको याद रखना, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, इस चीज़ को याद रखना, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम इट इज़ वेरी मोस्ट मैलिग्नेंट, याद रखना इस चीज़ को। और कॉमनली अगर मोस्ट कॉमन की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जिससे मलेरिया डिजीज़ होती है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं तो वाहक नीचे दे रखा है, मादा एनाफ्लिज मच्छर, मादा एनाफ्लिज मच्छर, ध्यान से समझना। इसके जो प्लाज्मोडियम होता है, इनके जो इन्फेक्टेड फेज होती है वो स्पोरोजोइड होती है। अब स्पोरोजोइड जो होता है वो एक्चुअली करता क्या बॉडी के अंदर, तो एक पूरी साइकिल चलती है इसके। मान लो कोई मच्छर है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो ह्यूमन की स्किन को बाइट किया तो स्पोरोजोइड कहाँ पे चला गया? उसके ब्लड में चला गया। अब ब्लड से वो घूमता हुआ कहाँ पे जाएगा? उसके लीवर के पास जाएगा और लीवर के अंदर जाकर एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मतलब अपने संख्या में ये बढ़ोतरी करेंगे और इतने ज़्यादा संख्या बढ़ा लेते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये लीवर से बाहर आते हैं ब्लड में, और ब्लड के अंदर आने के बाद आरबीसी के अंदर इंटर होते हैं, और आरबीसी में इंटर होने के बाद वहाँ पर भी ये एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब आरबीसी से बाहर निकलते हैं, और जब आरबीसी से बाहर निकलते हैं तो आरबीसी को रैप्चर कर देते हैं, और जैसे ही आरबीसी को रैप्चर करते हैं तो एक रसायन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। जैसे हीमोजोइन ब्लड के अंदर रिलीज होता है उसी टाइम ह्यूमन को या उसी टाइम जो पर्सन होता है उसको बुखार आता है, ठीक है। तो बुखार किसके कारण आता है? हीमोजोइन के कारण आता है। तो ये कुछ इसके अंदर बात होती है। प्रभाव की बात करते हैं, इफेक्ट क्या करता है? तो ठंड के साथ तेज़ बुखार आता है और आरबीसी नष्ट हो जाती है। तो ये अपन को याद रखना, आरबीसी नष्ट हो जाती है। और जो बुखार होता है वो किसके कारण आता है? बुखार जो होता है वो हीमोजोइन नामक रसायन के कारण आता है। तो ये भी अपन को याद रखना है। क्लियर है भैया यहाँ तक? ओके। अगर मैं बात करता हूँ इसके उपचार की, तो उपचार के अंदर अपन कोनेन का यूज करते हैं, ठीक है। एक आता है क्लोरोविन का यूज करते हैं। एक और आता है ड्रग्स जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देखते भी होंगे आजकल, सुनते भी होंगे टीवी के अंदर। एक आता है HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन, HCQ। ये एंटी मलेरिया ड्रग्स होता है जो आजकल कोविड-19 के उपचार में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कोरोना वायरस के उपचार के अंदर HCQ बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा कामगार साबित हो रहा है।
अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कुनेन होता है वो कौन से पेड़ के छाल से प्राप्त होती है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है कुनेन, तो अपन को ये भी याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गई एक डिजीज़ की बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, यानी इसका पूरा नाम होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अफ्रीकन निंद्रा रोग। अगर अफ्रीकन निंद्रा रोग की बात करता हूँ तो रोग कारक जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा होता है। बस ये रोग कारक अपन को याद रखना है। ये एक प्रकार का परजीवी ही है, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, परजीवी है। और इसका वाहक, इसको कैरी कौन करता है, तो वाहक करता है इसका सीसी फ्लाई। ये नाम अपन को याद रखना है, सीसी फ्लाई। एक मक्खी और आएगी, वो आगे आएगी, तो उसका भी नाम ध्यान में रखना है, सीसी फ्लाई मक्खी। मक्खी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो। सिम्टम क्या होते हैं इसके लक्षण? बुखार, शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता, क्योंकि इस बीमारी में बहुत ज़्यादा नींद आती है पेशेंट को, तो निष्क्रिय तो खैर होगा ही, और शरीर में दर्द होगा, और साथ ही साथ वीकनेस भी बॉडी के अंदर होती है। देन थर्ड डिजीज़ की बात करता हूँ मैं, पायरिया। पायरिया जो रोग होता है वो एंट अमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोन्स के कारण होता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस, तो ये नाम अपन को याद रखना, पायरिया। अब इसमें होता है क्या, मसूड़ों के अंदर पस यानी कि मवाद आ जा, और दांतों की जो जड़ होती है उसमें घाव हो जाते हैं। एक डिजीज़ और होती है, मोस्ट ऑफ आपने सुना होगा, वो है स्क्रवी। स्क्रवी रोग के अंदर क्या होता है, दांतों के अंदर खून आना स्टार्ट हो जाता है। स्क्रवी और पायरिया दोनों अलग अलग होता है, ध्यान समझना। पायरिया जो रोग होता है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, और जो स्क्रवी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो अपन को दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? नेक्स्ट 4 डिजीज़ की बात करता हूँ मैं, कालाजार। कालाजार का पॉजिटिव एजेंट यानी रोग कारक याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेशमानिया डोनोवानी। क्लियर है? तो लेशमानिया डोनोवानी इसका पॉजिटिव एजेंट है। अगर मैं वाहक की बात करता हूँ तो इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, तो इसका वाहक का भी आपको नाम याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ तेज बुखार आना, ठीक है, फीवर। इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है, फीवर आता है, इसके अंदर तेज बुखार होता है। 5th डिजीज़ की बात करता हूँ मैं, पैचिस यानी डिसेंट्री जिसको अपन बोलते हैं। रोग कारक नाम याद रखना इसका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका रोग कारक होता है। और ये जो पॉजिटिव एजेंट होता है, ये जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बड़ी आंत में होता है, याद रखना। आंत में तो होता है, आंत में भी कौन से भाग में, बड़ी आंत में ये रहता है। मोस्ट ऑफ डायरिया, पानी को इसके अंदर अपन को उबाल के पीना चाहिए, और खाना जो होता है वो ढका हुआ रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ हाथ को बार बार धोना चाहिए साबुन से अच्छे से, तो ये इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है। देन डिजीज़ बचती है अपने कवक जनित रोग, यानी कि फंगल डिजीज़। अगर मैं फंगल डिजीज़ की बात करता हूँ तो फर्स्ट कॉमन डिजीज़ आता है इसके अंदर अस्थमा, जिसको अपन दमा बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, तो अपन को याद रखना है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। आपने देखा भी होगा अस्थमा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो एलर्जी है, ये कोई किसी रोग कारक के कारण नहीं होता, ये तो एलर्जी है। हो सकता है कोई स्पोर हो सकता है कोई परागकण के कारण हो, तो एलर्जी का अलग सिम्टम होता है। अगर अस्थमा नाम आता है, कॉमनली अस्थमा नाम आएगा, तो आपको यहाँ पर एस्परगिलस फ्यूमिगेटस ही करना है, क्योंकि जो अस्थमा होता है वो फंगल इन्फेक्शन है, फंगल डिजीज़ है। क्लियर है? उपचार के अंदर अपन कुछ ड्रग्स देते हैं जिसका नाम मैंने मेंशन किया है, डेरिफाइलिन वगैरह, तो अपन को ये भी याद रख लेना है। देन सेकंड आता है बार्डनेस आता है, यानी गंजापन आता है। तो रोग कारक टीनिया कैपिटिस, इसका ये रोग कारक याद रख लेना। टीनिया कैपिटिस बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला, तो टीनिया कैपिटिस अपन को याद रखना है। इस रोग में बालों की जो ग्रंथि होती है, यानी कि जहाँ से रूट यानी स्कल के अंदर बाइंड रहती है, चिपकी हुई रहती है, वो वहाँ से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे इसकी रूट, ऐसा लगता है कि रूट है ही नहीं बालों के अंदर, और बाल गुच्छे के अंदर बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद पूरे बाल ही बाहर आ जाते हैं, और पूरे बाल सर के झड़ जाते हैं। थर्ड डिजीज़ की बात करता हूँ मैं, रिंगवर्म यानी दांत। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार आया हुआ है, और इसके जितने भी रोग कारक है वो मैंने सारे मेंशन कर दिया। बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया ट्राइकोफाइटोन होता है कि माइक्रोस्पोरम होता है कि एपिडर्फाइटोन होता है, तो कौन सा होता है, तो मैंने तीनों मेंशन किया है, और तीनों ही ये जो रोग कारक होते हैं वो रिंगवर्म कॉज करते हैं, यानी रिंगवर्म फैलाते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल ट्राइकोफाइटोन याद रखो, नहीं, ये तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर तीनों नाम रिंगवर्म के लिए दे रखे हैं। क्लियर है?
अब एक चीज़ और आता है इसके अंदर ही, एथलीट फुट, अगर आपने सुना होगा एथलीट फुट के अंदर भी ट्राइकोफाइटोन ही दे रखा है, आपने अगर गौर किया होगा। तो ट्राइकोफाइटोन क्यों दे रखा है? देखो होता वो भी रिंग वर्म ही है, दाद ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या होता है जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दौड़ते रहते हैं, जूते पहने हुए रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं पैरों में नमी आ जाती है, और ये जो रोग कारक होता है ट्राइकोफाइटोन, ये उनके पैरों की अंगुलियों के बीच के अंदर दांत जैसा बना देता है, यानी एक्चुअली रिंगवर्म ही कॉज करता है। तो मोस्ट ऑफ कॉमन जो जगह होती है एथलीट्स की वो उनके पैर ही होते हैं, तो उनका नाम रख दिया एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन। तो एक ही पॉजिटिव एजेंट है, आपको एक ही पॉजिटिव एजेंट दोनों के लिए याद रखना है, चाहे वो एथलीट फुट हो या फिर रिंगवर्म हो। तो रोग कारक ट्राइकोफाइटोन बता दो, या माइक्रोस्पोरम बता दो, या एपिडोर्मोफाइटोन बता दो, तीनों ही आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? 4 डिजीज़ की बात। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ लाल कलर के चकते बन जाना गोले से, और इन्फेक्टेड यानी संक्रामक रोग है, तो मोस्ट ऑफ दूसरा अगर हेल्थी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो ये जो डिजीज़ होता है ये उसको भी फैल जाता है। क्लियर है? 4th अगर डिजीज़ की बात करता हूँ मैं, स्केबीज यानी कि खाज, इसका रोग कारक अपन को याद रखना है एक्केरस स्केबीज। एक्केरस स्केबीज जैसे नाम से पता चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ त्वचा के अंदर खुजली इसका कॉमन सिम्टम है। तो ये दोनों टाइप की जो डिजीज़ थी वो अपन ने आज कवर कर लिए। मोस्ट ऑफ जितनी भी डिजीज़ यानी कि इंपॉर्टेंट डिजीज़ यही है जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है, और अपन ने ये सारी कवर कर ली। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस कवर करवाने के, अगर क्वेश्चन होते हैं तो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि शायद एक बार क्वेश्चन कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, 2 लेवल के अंदर क्वेश्चन ले लेते हैं सारे डिजीज़ को इंक्लूड करके, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उस डिजीज़ से अपन ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कंप्लीट करते हैं, चलिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।